नमस्कार। राम राम जी। आज की राम राम रामनवमी के कारण वैसे मेरे इलाके में, मेरे गांव में और देश के बहुत इलाकों में यही एक नियम है। आज भी हमारे गांव में मिलते हैं तो पहले राम राम करते हैं। आज है रामनवमी, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का 9वां दिन, जिसे भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इतना कुछ लिखा गया है भगवान राम पे, उनके स्वरूप पे, उनकी महत्ता पे, कि उसमें मैं कुछ जोड़ नहीं सकता। उसके बारे में कुछ और जोड़ने की कोशिश करना भी एक मायने में बेकार होगा, फिजूल होगा। लेकिन सिर्फ इतना जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आज के समय में राम को हम किस स्वरूप में याद रखें। कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। कितने स्वरूप हो सकते हैं राम के। जिस एक शब्द से हम सब राम को जोड़ते हैं वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। पता नहीं क्यों इस शब्द का इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि राम मर्यादा के पर्याय है। अगर कृष्ण असीमित के पर्याय है, अगर शिव उन्मुक्त के पर्याय है, तो राम मर्यादा के पर्याय है। हर काम करने से पहले क्या उचित, क्या अनुचित, इस पे विचार करना, मर्यादा का ध्यान। राम के बारे में तुलसी कहते हैं, सब नर करहिं परस्पर प्रीति। ये राम का आदर्श है। आज उसी राम के नाम से जब तमाम काम किए जाते हैं, जब आज उसी राम के नाम से जय श्री राम का उद्घोष होता है और उसको सुन के तमाम लोगों के मन में डर बैठता है, तो अब आप ही समझिए ये कौन से राम की प्रीति है, ये कौन से राम का स्मरण है। 20वीं सदी में राम के अगर कोई सच्चे भक्त हुए, बहुत हुए होंगे। जिस एक भक्त को मैं सच्चा भक्त मानता हूं, जिसके मरते समय भी राम का नाम जिसके जुबान पर था, वो थे महात्मा गांधी। गांधी जी ने कहा था कि मैं ईश्वर को सत्य के रूप में पहचानता हूं और सत्य को राम के रूप में पहचान। इस आदर्श, इस मर्यादा, सत्य, अहिंसा के प्रतीक भगवान राम को याद करके हम आज की बात शुरू करते हैं। इसलिए भी कि आजकल कहा जाता है कि राम हमारे देश के एक तरह से कुल देवता है, और ये बात सही है। अगर हमारी सभ्यता के कुछ कुल देवता हमें ढूंढने हो तो राम पूरे देश में तो शायद नहीं, क्योंकि पूर्वी भारत में उस तरह से राम की पूजा नहीं होती, दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी सभ्यता के कुछ सूत्र जो पूरी सभ्यता को बांधते हैं, उनमें से ढूंढना हो तो भगवान राम वो एक सूत्रों में से एक मिलेंगे। उस देश के एक कुल देवता के रूप में यदि हम राम को याद करें तो कैसा वो देश होना चाहिए, वो क्या मर्यादा होनी चाहिए राम की जिसे हम याद करें। ये सवाल पिछले 5-10 दिन में बार बार मेरे मन में आता रहा, क्योंकि आजकल राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे बहुत दावे हो रहा है। और मैं बार बार सोचता हूं कि जितनी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जिस तरह से बात होती है, उससे हमारा राष्ट्र उतना ही कमजोर होता है। दो तरह की बात आजकल चल रही है। एक तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद जिसको बीजेपी कहती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको कहती है, और एक आजकल आम आदमी पार्टी ने चलाया है कट्टर देशभक्ति। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? और क्या इससे देश मजबूत हो रहा है? राष्ट्रवाद से और कुछ हो ना हो, देश तो मजबूत होना चाहिए ना।
ये सब मैंने सोचना शुरू किया पिछले हफ्ते, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने एक अनूठा कदम उठाया। उन्होंने एक पंजाब की विधानसभा का सत्र बुलाया और उस सत्र में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित ये किया गया कि केंद्र सरकार ने जो चंडीगढ़ के नियमों के बारे में परिवर्तन किया है वो गलत है, और चंडीगढ़ दरअसल पंजाब को बिलोंग करता है और पंजाब को वापस किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ के सवाल को एक बार फिर छेड़ा। इसके पीछे संदर्भ है और कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने दो कदम उठाए हैं जिसपे पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को, तमाम ऐसी सरकारों को जो इस देश में संघीय राज्य व्यवस्था, एक फेडरल सिस्टम को बचाए रखना चाहती है, उन सबको एतराज होना चाहिए। पहला कदम था भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो है बीबीएमसी। भाखड़ा नदी का जो पानी आता है उसके मैनेज करने के लिए जो बोर्ड है, उसमें परंपरा थी, कानून नहीं था, लेकिन परंपरा थी कि उसके दो मेंबर पंजाब और हरियाणा से लिए जाते। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि वो पंजाब हरियाणा नहीं, कहीं से भी लिए जा सकते हैं। मतलब पंजाब भाखड़ा के पानी की मैनेजमेंट में पंजाब और हरियाणा की जो एक एक सीट थी कि उनकी आवाज सुनाई जाएगी, उसको अब हटाया जा सकता है। अब वो मेंबर तमिलनाडु से हो सकते हैं, वो मेंबर आसाम से हो सकते हैं, हिमाचल से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, केवल हरियाणा से हो सकते हैं, केवल पंजाब से हो सकते हैं। इस पे ऐतराज होना चाहिए था, ऐतराज हुआ। किसान आंदोलनों ने भी ऐतराज किया, सबने इस पे ऐतराज किया। दूसरा कदम केंद्र सरकार ने उठाया कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, चंडीगढ़ यूटी में जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस अब तक पंजाब सर्विस रूल से गाइड हो रही। कर्मचारी चाहते थे कि पंजाब सर्विस रूल से गाइड हो पहले, क्योंकि एक जमाने में केंद्र सरकार के नियम थोड़ा ज्यादा सख्त थे और पंजाब के नियम थोड़ा उदार थे, तो कर्मचारियों ने कहा पंजाब के रूल्स लागू होने चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार के नियम अब ज्यादा आगे हो गए हैं, पंजाब के नियम थोड़ा पिछड़े हो गए हैं। तो अब चंडीगढ़ के कर्मचारी कहते हैं हम पे केंद्र सरकार के नियम लागू होने चाहिए। खैर, केंद्र सरकार ने अपने नियम उसके ऊपर लागू कर दिए। अब इसके बारे में चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज का एक दूसरा मानना है, पंजाब के एम्प्लॉयज का अलग मानना होगा, उनमें भी अपने भेद होंगे, ये सब सही। लेकिन इन दोनों विवाद में पंजाब सरकार ने क्या सवाल उठाया? चंडीगढ़ पर हमारा अधिकार है, हरियाणा का नहीं, ये हमें दिया जाना चाहिए। तकनीकी रूप से आप कहें तो बात सही है, क्योंकि जब पंजाब हरियाणा का बंटवारा हुआ तो कानून में नहीं लिखा गया कि चंडीगढ़ कहाँ है। ये फैसला करने का हक केंद्र सरकार को दिया, और तब इंदिरा गांधी ने, जो तब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने अपना फैसला देने में चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले किया। तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक क्लेम है। लेकिन उसके साथ और भी बहुत चीजें तय हुई थी, उनका क्या होगा? इस बात को याद दिलाने के लिए अब हरियाणा के राजनेता कूद पड़े। हरियाणा असेंबली ने भी एक अपना अधिवेशन बुला लिया, और उस अधिवेशन में हरियाणा असेंबली ने भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या कहा हरियाणा असेंबली ने? हरियाणा असेंबली ने कहा साहब, तब ये भी तय हुआ था कि जितने हिंदी भाषी गांव पंजाब में हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए, वो काम पूरा नहीं हुआ, वो काम करो। और हरियाणा असेंबली ने यह याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट एक नहीं कई बार फैसला दे चुका है कि पानी का हिस्सा हमें मिलना चाहिए, एसवाईएल कनाल में बननी चाहिए, एसवाईएल कनाल को बनाना तुरंत शुरू करवाइए। ये बात भी सही, हरियाणा का कहना भी बिल्कुल सही। तकनीकी रूप से दोनों सही कह रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है? हरियाणा पंजाब का विवाद दोबारा शुरू। किसान आंदोलन ने जितनी मेहनत से ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी कि इतने साल तक हरियाणा पंजाब के किसानों में झगड़ा करवाने की कोशिश के बाद इस आंदोलन में हरियाणा के और पंजाब के किसान एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो गए संघर्ष। अब उसको तोड़ने की कोशिश पहली बार नहीं है, बहुत वक्त से कोशिश चल रही है, और सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें पाखंड कर रही। केवल आम आदमी पार्टी को दोष मत दीजिए। ये सिलसिला कांग्रेस के जमाने से शुरू हुआ, जब कांग्रेस की पंजाब इकाई कहती थी एक बूंद पानी नहीं देंगे, और उसी कांग्रेस की हरियाणा इकाई 500 मीटर दूर उनसे बैठ के बयान दिया करती थी कि हम ये हासिल करके रहेंगे। और केंद्रीय नेतृत्व चुपचाप बैठा सो देखता था, मंद मंद मुस्कुराता था, ठीक है खेल है, चलने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी दुकान चलेगी, उसकी भी दुकान चलेगी।
अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली बीजेपी ने भी एग्जैक्टली यही खेल किया। ध्यान रखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त पंजाब में सरकार थी अकाली और बीजेपी की। नवंबर का महीना आते आते बीजेपी की हरियाणा में भी सरकार बन गई। तो नवंबर 2014 से लेके फरवरी 2017 तक 2.5 साल का पीरियड ऐसा था जबकि पंजाब में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। चाहते हरियाणा पंजाब का झगड़ा सुलट सकता था। प्रधानमंत्री जो देश के लिए इतना चिंतित है, तो मैं समझता हूं देश की चिंता तो पहले ये होनी चाहिए ना कि भाई देश में कोई झगड़ा है उसको सुलझाया जाए। प्रधानमंत्री अगर एक दिन दे देते तीनों को साथ बैठा के, मामला सुलझ जाता। लोकप्रियता की शिखर पे थे, मामला सुधर सकता था। कोई प्रयास किया? कतई कोई प्रयास नहीं किया। वहां भी हरियाणा की, पंजाब की असेंबली के अंदर बीजेपी के नेता खड़े होकर प्रस्ताव पारित करते हैं कि बिल्कुल हम एसवाईएल बनने नहीं देंगे, उसकी जमीन वापस करेंगे, जो एक्विजिशन हुआ था एक्विजिशन को रद्द करेंगे। और उधर हरियाणा वाले जाके पंजाब के गवर्नर को मिलते हैं, कहते हैं पंजाब की असेंबली इलीगल काम कर रही है, इस पे आप साइन मत कीजिए। दोनों तरफ एक ही पार्टी है। प्रधानमंत्री देश के बारे में इतना चिंतित, इतना तो कह सकते थे कि भाई ये क्या ड्रामा कर रहे हो, इधर आओ दिल्ली, मैं तुम्हें बैठा के बात करता हूं। ये कैसे हो सकता है कि देश के अंदर दो भाई एक दूसरे से इस तरह से झगड़े? कुछ नहीं किया। कर्नाटका और तमिलनाडु के विवाद में भी बीजेपी की एग्जैक्टली यही भूमिका थी। कर्नाटका की बीजेपी कुछ कह रही है, तमिलनाडु की बीजेपी बिल्कुल उल्टा कह रही है, कावेरी नदी का जो विवाद था। और मणिपुर और नागालैंड के विवाद में भी बीजेपी ने यही किया। भाई ये कैसा राष्ट्रवाद है जो आपको देश के दो क्षेत्रों को लड़ाने के लिए प्रेरित करता है? क्योंकि सारी बात हिंदू मुसलमान के बारे में होती है। मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। तमिलनाडु और कर्नाटका में तो विवाद नहीं होना चाहिए ना। पंजाब हरियाणा के झगड़े को तो सुलझाना चाहिए ना, मणिपुर नागालैंड के झगड़े को तो सुलझाना चाहिए ना। क्यों नहीं करते भाई? ये कैसा राष्ट्रवाद है आपका जो राष्ट्र के में इस तरह की दरार के प्रति एकदम संवेदनशील नहीं है, बल्कि कहता है हाँ शाबाश कर लो, इससे वोट मिल जाएंगे, कर लो। ये राष्ट्रवाद का लक्षण है। ठीक यही काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। नई सरकार आई, भयानक जनसमूह का बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन लेके सरकार आई है। कोई जन समर्थन की चिंता नहीं है। कोई पंजाब के चुनाव में चंडीगढ़ का मुद्दा उठा नहीं था। कोई मजबूरी नहीं है कि भाई आते ही आते आप सबसे पहला काम ये करो। तो कट्टर राष्ट्रवाद, आजकल अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारा वो है कट्टर देशभक्ति। वैसे तो मैं सोचता हूँ भाई कोई भी चीज कट्टर क्यों हो? अगर कट्टर इस मुसलमान होना गलत है, अगर कट्टर किसी दूसरे धर्म का होना गलत है, कट्टर किसी भी तरह का काम गलत है, कट्टर राष्ट्रवाद भी गलत होना चाहिए? नहीं साहब, कट्टर किसी भी तरह की कट्टर विचारधारा का मतलब है मैं इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं, सवाल पूछने को तैयार नहीं। खैर साहब, कहते हैं कट्टर देशभक्ति। अब आप ही मुझे बताइए कि कट्टर देशभक्ति का नमूना है? फिर मैं कहता हूं केंद्र सरकार गलत काम कर रही है, बिल्कुल टोकिए, उसके खिलाफ खड़े होइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका धर्म है, ये आपकी ड्यूटी है, जरूर कीजिए। आप इसमें हरियाणा को भी शामिल कर लीजिए। चलिए हरियाणा की सरकार बीजेपी की नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे से टेलीफोन पे बात करके एक ही दिन एक जैसा रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि हरियाणा की असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसमें हरियाणा ने भी कहा है कि बीबीएमपी पे केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो गलत है। तो भाई ये दोनों कह देते, अपने आप बात हो जाती, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने की भी जरूरत नहीं थी। हरियाणा पंजाब के हित भी सधते, फेडरलिज्म भी मजबूत होता, राष्ट्रवाद भी मजबूत होता, देश मजबूत होता। कट्टर देशभक्ति के बहाने देश के दो इलाकों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, ये देशभक्ति? आप ही सोचिए। इसी का एक और नमूना हमने इस महीने देखा। इसी हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बस अब बहुत समय हो गया अंग्रेजी को झेलते झेलते, और अब हमें अलग अलग राज्यों को, दो अलग अलग भाषा के राज्य जब एक दूसरे से व्यवहार करें, पत्र व्यवहार करें,
तो उन्हें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। अब आप जानते हैं, अगर आप संडे सत्संग सुनते रहे हैं तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहा हूं, और हमेशा मैंने कहा है कि ये भारत में अपार्थाइड का एक तरीका है। अंग्रेजी का वर्चस्व टूटे, ये इस देश की सांस्कृतिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, हमारे आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। तो अगर अमित शाह कहते हैं कि भाई अब अंग्रेजी का वर्चस्व टूटे, मैं उसका कैसे विरोध कर सकता हूं? बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसके जगह पे हिंदी को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और गैर हिंदी प्रदेशों को कहते हैं कि आपको आपसी संवाद के लिए जब महाराष्ट्र सरकार गुजरात से चिट्ठी लिखे तो हिंदी में लिखना चाहिए, जब तमिलनाडु सरकार केरल को चिट्ठी लिखे तो हिंदी में लिखना चाहिए, जैसे ही आप ये बात कहते हैं, देश में आप तोड़न के बीज पैदा कर रहे हैं। तुरंत स्टेटमेंट आ गया, कर्नाटका के सिद्धरामैया का स्टेटमेंट आ गया, तमिलनाडु के स्टालिन का स्टेटमेंट आ गया, अलग अलग राज्यों के नेताओं का स्टेटमेंट आ गया। क्यों भाई, क्यों करे हिंदी? जैसा मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, राष्ट्रभाषा नामक शब्द हमारे संविधान में नहीं। हमारे संविधान में केवल राजभाषा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को दर्जा दिया गया है। तो राजभाषा की अगर बात होती है तो उसे आप लाद नहीं सकते। जैसे ही हुआ, फिर हिंदी का विरोध होना शुरू हो गया। स्टालिन ने वैसे सबसे सुंदर तरीके से किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, वो केरल गए, किसी शायद मीटिंग में गए थे, और उन्होंने केरल में जाके मलयालम में बात की। मुझे बड़ा सुंदर लगा। ये है, मतलब अगर ये है हमारी सभ्यता का गुण, जिसके सहारे हमारी सभ्यता टिकी है। द्विभाषीयता, बहुभाषीयता, अनेक भाषाओं का व्यवहार करना हमारी सभ्यता का हिस्सा है, और उसी से चलेगा। तो अंग्रेजी की वकालत करना गलत है, लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व की को हटाकर वहां हिंदी का वर्चस्व लाने की अगर कोशिश होगी, देश को नुकसान होगा, हिंदी को भी नुकसान होगा। मैं बार बार कहता हूं, हिंदी इस देश की एकता में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, लेकिन तभी अगर हिंदी, सब भाषाओं की संख्या में हिंदी बड़ी है, लेकिन हिंदी उम्र में छोटी है तमाम भाषाओं से, तमिल से, कन्नड़ से, मराठी, सब भाषाओं से छोटी है हिंदी। और हिंदी यदि बाकी सब भाषाओं के बीच में अपने आप को पुल बनने दे, और पुल से आप क्या करते हैं? पुल की पूजा नहीं करते, पुल के ऊपर पांव रख के जाते हैं। हिंदी यदि अपने आप को वो बनने दे जिसको तोड़ा मरोड़ा जाएगा, जिसकी टांग तोड़ी जाएगी, जिसका व्यवहार करके उसका दुर्व्यवहार होगा, उसमें अटपटे शब्द डाले जाएंगे, अगर ये सब होगा तो हिंदी बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, सिनेमा से बढ़ेगी, क्रिकेट कमेंट्री से बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आप राजभाषा का डंडा लेके लोगों पे आएंगे, हिंदी छोटी होगी, हिंदी से नफरत बढ़ेगी, हिंदी का विरोध होगा। तो मेरा अनुरोध है हिंदी के सभी प्रेमियों से कि हिंदी को बाकी भाषाओं की सास मत बनाइए। हिंदी जब तक छोटी बहन रहेगी, तब तक उसको प्रेम किया जाएगा। अगर हिंदी सास बनने की कोशिश करेगी, हिंदी टूटेगी। और हिंदी का समर्थन करना है तो हिंदी की पूजा अर्चना और उसको दूसरों पे लादने की बजाय खुद हिंदी में काम करना शुरू कीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया, मेडिकल कॉलेज वगैरह में हिंदी में शिक्षा देने का काम शुरू किया। मैंने कहा ये सही काम है। इस तरह के प्रयास हम करें जिससे हिंदी मजबूत हो, देश मजबूत होगा इससे। तीसरी बात जो सबको पता है, पिछले हफ्ते 10 दिन में किस किस तरह की बातें हमने सुनी। राष्ट्र के नाम पे जय श्री राम के उद्घोष के साथ में एक कोई अपने आप को महंत बताते हैं। आजकल तो जिसका मन चले, जैसे मैंने लाल कुर्ता पहना हुआ है, मैं अपने आप को क्रांतिकारी कह सकता हूं। जो गेरुआ पहन लेता है अपने आप को साधु कहना शुरू कर देता है। संत, अरे भाई दुनिया को तय करने दीजिए आपके काम साधुओं जैसे हैं कि नहीं है। तो खड़े होकर सार्वजनिक रूप से मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की चेतावनी देते हैं, और जब वो मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की धमकी देते हैं,
पीछे से भीड़ कहती है जय श्री राम। देखकर सोचकर लगता है किस देश में आ। अगर राम, अगर तुलसी, अगर कबीर, अगर महात्मा गांधी सुन रहे होते इस राम के उद्घोष को, तो वो क्या सोचते? क्या ये देश जोड़ने का काम है या कि देश तोड़ने का काम? इस सवाल पे हमें सोचना चाहिए। राष्ट्रवाद, राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति, देश प्रेम अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अर्थ। हमारे आजादी के आंदोलन का जो राष्ट्रवाद था, उसकी बाहर के प्रति एक दृष्टि थी, अंदर के प्रति दूसरी दृष्टि। बाहर के प्रति दृष्टि ये थी कि हमें साम्राज्यवाद का विरोध करना है, अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेज नस्ल का नहीं, साम्राज्यवाद के हर स्वरूप का विरोध करना है। और हमारे राष्ट्रवाद ने हमें पड़ोसियों से नफरत करनी नहीं सिखाई। हमारे राष्ट्रवाद ने हमें अफ्रीका से जोड़ा, हमें लैटिन अमेरिका से जोड़ा, बांडोंग में हमने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया से मैत्री की। और याद रखिए, हमारे राष्ट्रवाद ने हमें चीन से भी जोड़ा था। चीन की बाद की हरकतों की बात अलग है, लेकिन हमारे राष्ट्रवाद ने हमें पड़ोसी और दूर की दुनिया से जोड़ा, तोड़ा नहीं। पड़ोसी के लिए नफरत पैदा नहीं की, केवल एक बात का विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध करना सिखाया। आज क्या हो रहा है? जो साम्राज्यवादी हैं उनके सामने हम सर झुकाए खड़े रहते हैं, कभी अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति के गले लगने को ललायित रहते हैं, रूस दबंगई करे, दादागिरी करे, हम चुप करके इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, भाई बड़े आदमी से कौन पंगा ले। और पड़ोसी पे डंडा चलाने के लिए हम सबसे पहले ललायित रहते हैं। ये हमारे राष्ट्रवाद की धारणा नहीं। अंदर की बात देखें तो अंदर हमारे राष्ट्रवाद ने क्या बताया? हमारे राष्ट्रवाद ने कहा कि हमें राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। मान के चले कि राष्ट्र हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन अभी हमें राष्ट्र निर्माण करना है, नेशन बिल्डिंग करनी है। और नेशन बिल्डिंग कैसे होगी? जहां जहां क्रैक है, जहां जहां दिक्कत है, जहां जहां टेंशन है, उन्हें जा जाके एक एक को धागे से जोड़ना है, एक एक में प्रेम पैदा करना है। और अगर उनके अंतर है, सांस्कृतिक अंतर है, उसको सर झुका के स्वीकार करना। आपकी भाषा अलग है, कोई बात नहीं। आपकी नस्ल अलग है, सबका देश है भाई। हम सबको जोड़ेंगे। ये राष्ट्रवाद एक सार्थक राष्ट्रवाद था, एक पॉजिटिव राष्ट्रवाद है, जो कि भारत के सब इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने में लगा है, जो जाति की विषमता को खत्म करके राष्ट्र को मजबूत करना चाहता है, जो हिंदू मुसलमान के झगड़े को किसी तरह से कम करके इस देश को मजबूत करना चाहता है। हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े उस वक्त भी होते थे, आप भगत सिंह को पढ़िए, वो साफ साफ लिखते हैं इन सब चीजों के बारे में। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब था हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नजदीक लाना, हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी को एक दूसरे से जोड़ना, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु में यदि कोई अंतर है तो बैठ के उसे सुलझाना। आज देशभक्ति क्या हो गई है? पंजाब हरियाणा में झगड़ा है, फायदा उठाओ, एक तरफ एक मुंह से बात करो, दूसरी तरफ दूसरे मुंह से बात करो। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आएंगे तो आप उनसे पूछना जी वो क्या हुआ, कहते थे कि एक बूंद पानी नहीं है हरियाणा के लिए, तब वो आके कहेंगे हमें कट्टर हरियाणावादी हूं, हरियाणा में पैदा हुआ हूं, कट्टर हरियाणा का समर्थक हूं। और विश्वास ये कीजिए कि जनता बेवकूफ है, जनता को पता ही नहीं लगेगा। इस विश्वास के आधार पे सब काम किए जाते हैं कि पंजाब में कुछ बोल देंगे, 3-4 साल बाद क्या है, जनता भूल जाएगी, हरियाणा में आएंगे उल्टा बोल देंगे, कर्नाटका का चुनाव लड़ने के लिए कह देंगे कावेरी का सारा पानी हमें मिलना चाहिए, तमिलनाडु में जाएंगे तो कहेंगे एक पैसा हमारे पास, एक बूंद पानी देने को नहीं। ये हो गया है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब ये हो गया है कि एक भाषा को दूसरों पे लाद दिया जाए। राष्ट्रवाद का मतलब ये हो गया है कि एक धर्म का वर्चस्व दूसरे धर्मावलंबियों पे कर दिया जाए। ये भारत का राष्ट्रवाद नहीं। इस देश की गहरी परंपरा, राष्ट्रवाद की जो परंपरा रही है, उस परंपरा ने हमें यही सिखाया है कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमें दिन रात प्रयास करने होंगे।
और वो प्रयास डंडा लाठी लेके नहीं हो सकते, वो प्रयास किसी पे कुछ लाद के नहीं हो सकते, वो प्रयास अंततः विविधता को सर झुका के स्वीकार करने से और लोगों को जोड़ने से। वो न किए जाने पे क्या हो सकता है, इसकी एक झलक आप श्रीलंका में देख सकते हैं। श्रीलंका में आजकल क्या हो रहा है, इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। तात्कालिक कारण है आर्थिक। आर्थिक रूप से स्थिति इतनी पतली हो गई है श्रीलंका की कि एकदम देश जो है आर्थिक कंगाली के कगार पे आ गया है। लेकिन वो तात्कालिक मामला है। इसकी गहराई में जाइए तो श्रीलंका में राष्ट्रवाद के नाम पे जो कुछ हुआ वो इसकी जड़। श्रीलंका में जो कहना शुरू किया कि श्रीलंका में रहना है तो सिंहला बोल के रहना होगा, तमिल कौन होते हैं, सिंहला हर एक को बोलनी पड़ेगी। बुद्ध धर्म के नाम पे किस किस तरह के अत्याचार किए गए, ये सब एक समूह जो अपने आप को बहुमत में पाता है, जब बहुमत का समूह अपने आप को बाकियों पे लादने की कोशिश करता है तो उसका दीर्घकालिक परिणाम क्या निकलता है, ये आप श्रीलंका में देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रवाद बहुत गहरा, बहुत उदात्त, पूरी दुनिया में अगर 20वीं सदी में दो बहुत बड़े आंदोलन हुए तो एक था भारत का आजादी का आंदोलन, दूसरा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में चला। इन आंदोलनों से अगर सीखेंगे तो हम देश बनाएंगे, देश मजबूत करेंगे। लेकिन अगर प्रांत, भाषा, धर्म के नाम पे वर्चस्व की कोशिश करेंगे तो देश कमजोर होगा, देश टूटने की बुनियाद पर। रामनवमी का यही आज का सबक है। राम राम जी।